दिबांग, हम कहाँ हैं ये सवाल और ज्यादा अहम हो गया है क्या? हम न 3 में न 13 में हमारी लड़ाई नहीं थी, हम बीच में घुस गए हैं, हमने इजराइल का साथ दिया, ईरान का दामन छोड़ दिया। ये स्थिति में अब जो दोबारा जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन चेंज हुई है, अब हम कहां पाते हैं अपने आप को? देखिए, हम तो कहीं नहीं है, हम वहीं हैं जहां पहले थे। यहां हमारा कोई इसमें बदलाव नहीं है, हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठी, हमारी कहीं बात ही नहीं है। नहीं, हमने ईरान का साथ छोड़ दिया, इजराइल के साथ। तरीके से इजराइल जो सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को धत्ता बताकर वो हमला कर रहा था, हम उसको जायज ठहरा रहे थे। ईरान जो हमारा पारंपरिक मित्र है उसका साथ छोड़ दिया। ईरान का जो समर्थन कर रहे हैं देश जैसे रूस, जो हमारा सबसे भरोसेमंद साथी, हम उनके साथ नहीं हैं। तो ये पोजीशन डोनाल्ड ट्रंप ने तो फंसा दिया इजराइल को, हम भी फंस गए हैं क्या? सवाल मेरा बिल्कुल सीधा है। देखिए, हम लोग तो अपना खेल अलग से खेल रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, इसीलिए हम लोग कभी किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी किसी के साथ खड़े हो जाते हैं। उसकी स्ट्रेटेजी में वो मूल में वही है। हम चाहते हैं कि ये अलग अलग शक्तियां बने और उसमें फिर हमारा नंबर भी आ जाएगा। उसीलिए हम लोग बार बार दाएं बाएं हम लोग को अपना रवैया बदलना पड़ता है। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ने फंसा दिया उनको, मुझे लगता है नेतन्याहू ने एक तरीके से, संदीप, यहां फंसा दिया डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं। अगर आप अमेरिकी अखबार देखें, चाहे वो वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बड़े बड़े लेख छप रहे हैं किस तरीके से व्हाइट हाउस के लोग, व्हाइट हाउस के काम करने वाले लगातार बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से, उन लोगों से जो पत्रकार हैं, ताकि उनकी पोजीशन एक्सप्लेन हो। जब आप मागा की बात करते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जब बात करते हैं, अमेरिका फर्स्ट की जब बात करते हैं, तो उसमें साथ जुड़ा हुआ है कि आप आइसोलेशनिस्ट हैं, यानी आप अकेले रहेंगे, आप किसी के साथ नहीं रहेंगे। यहां वो टूटता है। और अगर आप देखें तो टकर कार्सन, जिनकी बड़ी चर्चा हुई जब चुनाव हुए, फॉक्स न्यूज के वो बहुत बड़े एंकर हैं, उन्होंने कहा कि भाई लड़ाई होगी तो महंगाई होगी, तेल के दाम बढ़ेंगे, हजारों लोग मारे जाएंगे, वर्ल्ड वॉर होगा और हम हारेंगे। एक असाइड के तौर पे बोल दूं संदीप, क्या ऐसा हमारे यहां पर कोई भी एडिटर ऐसा ट्वीट कर सकता है? बट टकर कार्सन ने ये जानकारी आपने बहुत अच्छी एक और वहां पर एक दिबांग जो आपने जानकारी दी, दरअसल अमेरिका में दर्शकों, अभी तो हमने इजराइल की बात की, वहां 60,000 कंपनियां ही बंद हो गई हैं। ग्रोथ का अनुमान सकल घरेलू उत्पाद विकास दर, आसान भाषा में 1.4 का था, वो 1 से नीचे भी जा सकती है। और बेरोजगारी दर अमेरिका में 4.5% जा सकती है, ऑल टाइम हाई पर जा सकती है। ये खतरे वहां भी मंडरा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक चार्ली किर्क नाम के उनके बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, चुनाव में बड़ी मदद की, उनके करीब 50 लाख फॉलोअर्स हैं। उन्होंने एक पोल करवाया कि भाई हमको इसमें जाना चाहिए युद्ध। 90% लोग जो मागा मानते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के बेस हैं, जिनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये मेरी पार्टी है, मेरे बनाए हुए लोग हैं, जिनके आधार पर यह भी कहा जाता है कि वो अपनी अलग पार्टी बना लेंगे, 90% लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जाना ही चाहते हैं, वो अपने बेस को बहुत ध्यान से सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनको उसका बड़ा असर पड़ता है कि वहां सोशल मीडिया में क्या कहा गया, क्योंकि वो सोशल मीडिया से पले बढ़े, उसी के क्रिएशन है एक तरीके से। एक होता है और सुनो सबकी करो मन की, पर यहां तो ना सुनूंगा किसी की और करूंगा मन की ही। कुछ हाल ये लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। देखिए, क्या वहां पर एक आलोचना हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप, आप पूछ रहे हैं सुनते किसकी है, मैं उसका जवाब देता हूं। उससे पहले यह सुनिए कि वहां बात क्या हो रही है कि हम कोई ऐसे भाड़े के टट्टू हैं क्या कि इजराइल को क्या चाहिए? इजराइल को वो बम चाहिए जो बंकर बस्टर, जिसका नाम है बंकर बस्टर, एक ऐसा बम है जो 60 फीट मोटी चट्टान के जाने में बाद फटता है। फार्दो, जहां पर एनरिच्ड यूरेनियम है, वो कहां पर है? वो करीब 800 मीटर जमीन के नीचे पहाड़ी में है। इजराइल चाहता है कि सिर्फ अमेरिका वो आए, उनको डिलीवर करे और उनको नष्ट करे। अब उसमें परेशानी क्या है? ट्रंप कभी भी नहीं चाहता कि वो हारी हुई पार्टी के साथ हो, वो हमेशा जीतना चाहता है।
लोग उसको ये बता रहे हैं कि अगर आपका B2 बॉम्बर मार के गिरा दिया गया तो आप क्या करेंगे। दूसरी बात, अगर जब आप वहां जाते हैं, वहां हमला करने के लिए जब जाते हैं, तो यह भी बहुत संभव है कि वो जो 800 मीटर की गहराई पर ये सब एनरिच्ड यूरेनियम है, आप वहां तक ना पहुंच पाए। अगर आप वहां पर जाते हैं तो ईरान सिविलियंस को मारेगा। वहां सिविलियंस को अगर ईरान ने मारना शुरू किया, अमेरिकन को, बॉडी बैग जब लौटेंगे तो आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। जानकार ये भी बताते हैं कि सिर्फ हवाई बमबारी से किसी भी देश के परमाणु कार्यक्रम को खत्म नहीं किया जा सकता। तो कॉस्ट सिर्फ हवाई बमबारी से ये नहीं हो की जा रही है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। दिबांग, अभी दो और मेहमान बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा ओवर डिटेलिंग में जा रहे हैं शायद आज आप। यहां पर जो दिबांग ने कहा कि दरअसल नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया, पर भारत को भी तो फंसाने की तैयारी चल रही थी कि प्रधानमंत्री हमें बता रहे हैं कि मुझे खाने का न्योता दिया, और उसी लंच के लिए था क्या जिसमें आसिम मुनीर को भी बुलाया गया था। तो ऐसे में अब इजराइल हार रहा है या नहीं हार रहा, या ईरान कमज़ोरी दिखाते हुए अब मजबूती दिखाने लगा है, उसमें दरअसल हमने अपने पत्ते सही खेले हैं क्या? सवाल यहाँ पर भी तो आता है। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप का जो न्योता था ठुकरा के तो पत्ता सही खेला है, अच्छा काम किया है। क्योंकि सही बात है, अगर मान लीजिए मुनीर के बगल में बिठा देते तो भारत की और फजीयत होती। या ये भी कहते कि हम पाकिस्तान का जनरल लंच कर रहा है और बाद में भारत का प्रधानमंत्री कर रहा है, तो तुलना उस जो इजराइल के साथ खुलकर सामने आ जाना वो ठीक पत्ता खेला क्या? नहीं, मुझे लगता है कि इजराइल के साथ खुलकर सामने भारत की नीति जो यूक्रेन और रूस वाले में रही थी वो होनी चाहिए। क्योंकि ईरान भारत का, इजराइल भी दोस्त है। अरे दोनों दोस्त हैं, हम दोनों में नॉन कमिटल हो जाएंगे। लेकिन इजराइल के साथ एक बैगेज भी है। इजराइल के पक्ष में जब आप ज्यादा जाएंगे तो वो बैगेज है कि सारे जो इस्लामिक कंट्रीज है ना, वो कहीं ना कहीं फिर आपसे दूरी बनाएंगे। ये बैगेज है, इसलिए इजराइल के साथ आपको दोस्ती रखिए, लेकिन जो ईरान, ये दूसरे देश हैं जो ऑल टाइम फ्रेंड्स रहे हैं आपके। मैं दो घटनाओं को उल्लेख संक्षेप में करूंगा। 1971 में जब पाकिस्तान OIC में गया था और बांग्लादेश को जो है बनाने के खिलाफ, उसने भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात की थी, तब 54 में से 51 मुस्लिम कंट्रीज ने भारत का साथ दिया था। उसमें ईरान भी शामिल था, खाली लीबिया, टर्की और पाकिस्तान को छोड़ करके। और अभी 1994 का आपको जिक्र किया, वो तो दिनेश सिंह बीमार थे, एम्स में भर्ती थे, उनको खुफिया तरीके से ले जाया गया, उनकी जगह दूसरे आदमी को लेटाया गया एम्स में। और वो तेहरान के हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री से मिले और सीधे गए आयतुल्लाह खुमैनी के पास। और वहां, और जबकि ईरान कमिट कर चुका था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से, दिल्ली में उनके राजदूत ने, कि हम OIC में कश्मीर के मानवाधिकार हनन पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे और उसको UN में ले जाएंगे। और ईरान, और चूंकि प्रस्ताव सरबत से पास होना था, ईरान ने अपनी वो नीति बदली और मैसेज दिया OIC में जो प्रतिनिधि थे ईरान के कि भारत के पक्ष में बात करनी है, और वो प्रस्ताव गिरा। तो इसलिए मैं दो उदाहरण दिए कि ये ऑल टाइम फ्रेंडशिप जो है, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बेहतर तरीके से गल्फ में अपनी यात्राओं के जरिए बढ़ाया भी है। बिल्कुल बढ़ाया। तो इसलिए खाड़ी के देशों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उनको ध्यान में रखते नहीं, वहां पर एक बदलाव ये भी हो गया ना, अरब मुल्क वो इजराइल के साथ दिखाई दे रहे थे, सैन्य बेस हैं अमेरिका के, पर जैसे जैसे युद्ध ने जो रूप लिया, अब सऊदी अरेबिया भी 3 घंटे पहले उन्होंने सीधे सीधे इजराइल की निंदा कर दी। तो सारे ही अरब मुल्क अब ये ईरान के साथ आ गए, जबकि पहले शिया और सुन्नी वाला एक झगड़ा भी चल रहा था। देखिए, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में बहुत लंबे समय तक तनातनी रही, लेकिन शी जिनपिंग ने दोनों को एक बोर्ड पे ला करके उनके बीच में एक दोस्ती कराई थी। अब याद करिए, 1-1.5 साल पहले की बात है। तो वो उनका जो तनाव था खत्म हुआ। लेकिन अब जिस तरह सऊदी अरब ने इजरायली हमले की निंदा की है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खाड़ी में, गल्फ में सबसे मजबूत अगर कोई देश है तो सऊदी अरब है। और सऊदी अरब और ईरान और सऊदी अरब और इराक, तीन ही तो यही तो मेन सवाल है। फिर हम उन लोगों के साथ हैं जो हमारे दुश्मन के साथ हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।